A very good evening to one and all. To welcome you in the another session of Law of Thoughts. Is it clear? And this is our last session. If you have any doubts, you can ask me at the end of lecture, or in between, you can ask me in the chat. The last topic is trespass. Now, what do you mean by trespass? Before discussing the forms of trespass, let us discuss what is trespass. Because everyone wants to preserve his or her body and property. सबको अपनी बॉडी अपनी प्रॉपर्टी बहुत प्यारी होती है, तो उस वजह से उनको अपनी प्रॉपर्टी अपनी बॉडी प्रिजर्व करनी है कि कोई बाहर से आके उनकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करे, उनकी बॉडी पे कोई हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, तो फ्रॉम कि दूसरा कोई बंदा आके रॉन्गफुल इंटेंशन से अपनी उसकी बॉडी को हार्म ना कर दे आपकी, और आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे, तो उस वजह से आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, प्रिजर्व करनी है अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी। तो जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, कंपटीशन है, उस तरह से लोगों की इंटेंशन भी बैड होती जा रही है, मैलाफाइड इंटेंशन हो रही है लोगों की, और उस वजह से वो रॉन्गफुल हार्म कॉज कर रहे हैं पब्लिक को, दूसरों को रॉन्गफुल हार्म कॉज कर रहे हैं। सो देयर आर लार्ज सेक्शंस ऑफ पब्लिक, there is a need to develop such law to protect the individual's property and body. Now trespass को हम क्या बोल सकते हैं? Trespass means wrongful act. Trespass means wrongful act done directly and intentionally. Done directly and intentionally to cause the harm to another property can be termed as a trespass. ट्रेसपास को क्या कह सकते हो कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट डायरेक्टली किया है, इंटेंशनली किया है, और किस वजह से किया है? दूसरे की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने के लिए, उसको हम ट्रेसपास कह सकते हैं। ट्रेसपास दो तरह का होता है आपका, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। इज इट क्लियर? सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। ये ऐसा क्यों है कि ये सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है? तो यहाँ पे क्या है, इसकी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज होती है। इट इज सो बिकॉज it can have two different kinds of injuries, so it can lead to violation of human rights also. It can lead to violation of human rights, which leads to the damages, and it also led to punishment if there is any physical attack. तो ट्रेसपास है, ट्रेसपास को हम क्या कह सकते हैं? एक्शन एक्सीडिंग द लिमिट, एन एक्शन एक्सीडिंग द लिमिट विच इज मेड बाय द लॉ, और यू कैन से इट इज एन एक्ट जिसमें इंटेंशनली डायरेक्टली इंटेंशन है आपकी कि आप अनरीजनेबल इंटरफेयर कर रहे हो किसी और की प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जाम्पल, ए है, ए बी की प्रॉपर्टी पे अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहा है, वहां पे जा रहा है, तो वो क्या होगा? ट्रेसपास होगा। तो ये जो टर्म है इंटेंशनली, यहाँ पे क्या है? wrongful act done voluntarily. सो फर्दर क्या है कि ये नेसेसरी है, ये जरूरी है कि ट्रेसपास के कंपोनेंट को प्रूव करने के लिए कि पार्टी की इंटेंशन क्या है। इट इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ट्रेसपास टू प्रूव द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व। सो अब ट्रेसपास की फॉर्म्स क्या है? यहाँ पे देखिए आप, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स है ट्रेसपास के। ट्रेसपास पर्सन को भी हो सकता है, ट्रेसपास प्रॉपर्टी को भी हो सकता है। सो ट्रेसपास टू, अगर हम ट्रेसपास टू पर्सन की बात करते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन की बात करते हैं, इट रेफर्स टू अ केस वेयर देयर इज अ रॉन्गफुल अप्रीहेंशन, where there is a wrongful apprehension. Is it clear? Trespass है, it refers to the case where there is a wrongful apprehension of a body or a person. That is, it is a wrongful apprehension of one's body और पर्सन जो कि हार्म कॉज कर रहे हैं, इंजरी कॉज कर रहे हैं विद मैलिफाइड इंटेंशन। तो तीन तरह के ट्रेसपास होते हैं आपके, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असॉल्ट की। फिर तीन तरह की आपकी ट्रेसपास है, बैटरी, असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। एंड सो व्हाट डू यू मीन बाय असॉल्ट?
असॉल्ट ये एक आपका इलीगल एप्रीहेंशन है, फियर इन माइंड, डर है एक माइंड में, ठीक है। ये क्या है, एक डर है, रीजनेबल अप्रीहेंशन है, डर है आपके माइंड में कि दूसरा पर्सन आपको इंजरी कॉज करेगा। इज इट क्लियर? दूसरा पर्सन है आपको इंजरी कॉज करेगा, उसको आप असॉल्ट कह सकते हो। Is it clear? So it refers to causing illegal apprehension. It refers to causing illegal apprehension of fear in the mind of other person, causing him to suffer injury can be termed as an assault. अब assault को prove करने के लिए there is no need for having suffered any physical harm. Is it clear? अब अगर आप एक होगी कि assault prove करने है तो वहां पे physical harm prove करने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? देयर इज नो नीड ऑफ प्रूविंग द फिजिकल हार्म। देयर इज नो नीड ऑफ प्रूविंग द फिजिकल हार्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए ने एक गन निकाली है, ए ने क्या किया, गन निकाली है और ऐसा प्रिटेंड किया कि वो गन लोडेड है। बी के सामने उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो बी जो प्रिटेंड किया कि जो गन है वो लोडेड गन है। सो बी ने क्या किया, बी के माइंड में क्या हो गया, वो एक डर बैठ गया, अप्रीहेंशन ऑफ फियर हो गया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, ही सफर्स शॉक, ही सफर्स शॉक। तो अब यहाँ पे ए गिल्टी है असॉल्ट के लिए या नहीं? जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि एक अप्रीहेंशन है, ठीक है, एक फियर ऑफ अप्रीहेंशन है, और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे असॉल्ट को प्रूव करने के लिए फिजिकल हार्म की जरूरत नहीं है। अब नो डाउट यहाँ पे जो गिवन एग्जांपल, जो मैंने भी आपके सामने एग्जांपल रखा है कि ए ने के पास गन है, उसने गन निकाली और बी के सामने वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि भाई ये गन लोडेड है, और उसकी वजह से बी को क्या हो गया, ही सफर्स फ्रॉम द शॉक। तो यहाँ पे असॉल्ट है, ए वुड बी हेल्ड लायबल फॉर असॉल्ट ऑन बी, और बी है उसकी जो है ही विल बी, क्योंकि चाहे गन अनलोडेड थी, चाहे अनलोडेड थी अनलोडेड थी डजंट मैटर, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया, तो उस वजह से ए लायबल होगा, क्योंकि बी है, बी ही वाज सफरिंग फ्रॉम, ही हैज सफर्ड फ्रॉम द शॉक। इज इट क्लियर? ही हैज सफर्ड फ्रॉम द शॉक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कंसिडर करने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द फोर्सेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, दैट इज ही शुड हैव अप्रीहेंडेड द फियर ड्यू टू द एक्ट इज डन एंड नॉट बिकॉज ही थॉट। तो अगर ए है, ए बी के पीछे गन होल्ड कर रहा है, he whether he will be liable or not। अब वहां पे अगर ए के बैक साइड में वो गन होल्ड कर रहा है, बी को नहीं दिख रहा, सो वहां पे कोई डर नहीं बैठेगा, तो ए लाइबल भी नहीं होगा असॉल्ट। इज इट क्लियर? ए विल नॉट बी लाइबल ऑफ द असॉल्ट। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट का आप और देख लिए एग्जाम्पल देख लो। डिफेंडेंट सॉरी यहाँ पे क्या है, सपोज ए ने क्या किया, 800 थ्रेटनिंग लेटर्स, 800 थ्रेटनिंग लेटर्स लिखे हैं, ठीक है, और उन्होंने उस लेटर्स में ऑफेंसिव वर्ड्स यूज किए हैं किसी के घर के आगे, और उस वजह से जिस पर्सन के घर के आगे उन्होंने ऑफेंसिव वर्ड्स यूज किए हैं, वो ही सफर्स फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन। तो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि ए इज लायबल फॉर असॉल्ट एंड ही विल बी पनिश्ड अपॉन। ठीक है, अगर आप इंडियन पिनल कोड का देखो, अब इंडियन पिनल कोड का भी देखोगे ना, तो सेक्शन 351 है, 351, इट टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द असॉल्ट। इज इट क्लियर? तो सी नाउ असॉल्ट क्या है आपका, इट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट जो कि प्लेंटिफ को कॉज करते हैं रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी ऑन हिम बाय द डिफेंडेंट। सो असॉल्ट एक अटेम्प्ट है थ्रेट टू डू कॉर्पोरल हर्ट टू अनदर एंड व्हिच इज कपल्ड विद अपेरेंट प्रेजेंट एबिलिटी एंड इंटेंशन टू डू दैट। इज इट क्लियर? यहाँ पे भी आप यहाँ सो जो वर्ड असॉल्ट है ये इनकरेक्टली लेमैन में यूज किया है एज अ मीनिंग द एक्चुअल इन्फ्लिक्शन ऑफ फोर्स बाय वन पर्सन ऑन अनदर,
ले लैंग्वेज में इसको इनकरेक्टली ऐसे किया जाता है कि एक्चुअल इन्फ्लिक्शन ऑफ फोर्स हुआ है कि ए ने बी को मारा, ये असॉल्ट है, बट नथिंग लाइक दैट। इज इट क्लियर? नथिंग लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, लेट अस टॉक अबाउट बैटरी। नाउ अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट फोर्स यूज कर रहे हो और इस मैनर में यूज कर रहे हो, ठीक है, इस मैनर में यूज कर रहे हो कि जो उसका रिजल्ट है वो फिजिकल इंजरी हुई है, फिजिकल इंजरी कॉज हुई है, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ बैटरी, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ बैटरी। इज इट क्लियर? वो किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज कर रहे हो, इस तरीके से यूज कर रहे हो कि उसको फिजिकल इंजरी कॉज हुई है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वी से बैटरी। इज इट क्लियर? वी से इट इज अ बैटरी। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल ए ने बी को एक स्लैप किया है, ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो ये डायरेक्ट है, वाइल अगर आप किसी की चेयर को पुल ऑफ कर रहे हो जैसे ही वो बैठने लगे हैं, वो इनडायरेक्ट है। इज इट क्लियर? बैटरी है, डायरेक्ट कैसे होगी, एक थप्पड़ मारा किसी को आपने, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप किसी की चेयर पुल ऑफ कर रहे हो, मजाक में आपने शायद कभी किसी के साथ किया भी होगा कि चेयर साइड पे कर दिए जब वो बैठने लग रहे हैं, तो वहां पे क्या है, ये इनडायरेक्ट हो गया। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी पर्सन। यहाँ पे बैटरी के लिए लाइबल हेल्ड करना है तो देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी पर्संस। सो सेक्शन 350 आईपीसी पर्सन होल्ड्स पर्सन क्रिमिनल लाइबल फॉर बैटरी। लेकिन यूज ऑफ, यहाँ पे हम ट्रेसपास की बात कर रहे हैं, सो यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट अ ट्रेसपास वो जस्टिफाइड है एंड पर्सन जो है वोंट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्शन। जैसे कि एक केस लॉ था, वहां पे प्लेंटिफ है, ही एंटर्ड इन अ कैरेज ऑफ डिफेंडेंट्स रेलवे। Here the plaintiff entered in a carriage of defendants railway, but उन्होंने क्या किया, टिकट परचेज करना भूल गए। ठीक है, टिकट परचेज करना भूल गए हैं, तो एक स्टॉपेज पे उन्होंने टिकट परचेज करना चाहा, बट उन्हें कोई टिकट नहीं मिली है। फिर से दूसरी प्लेस पे उनको एक दूसरी प्लेस पे कहा गया कि अपनी जो टिकट है, उन्होंने फिर से टिकट के लिए पूछा, बट वहां पे भी उनके पास थी नहीं। सो जब उनकी टिकट चेक की गई, वहां पे नहीं थी उनके पास टिकट, उन्हें बोला कि ट्रेन से आप नीचे चले जाइए, आप ट्रेन से उतर जाइए। सो ही रिफ्यूज टू डू सो। जब उसने रिफ्यूज किया तो डिफेंडेंट ने फोर्स यूज की है उसको बाहर निकालने के लिए। सो ही बॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द यूज ऑफ फोर्स। तो इट वाज हेल्ड कि डिफेंडेंट यहाँ पे लायबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फोर्स यूज की थी पर्सन के अगेंस्ट, वो क्यों की थी, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी। सो ही वॉज अ ट्रेसपासर, सो ही कुड नॉट बी हेल्ड लायबल। क्लियर? तो ये आपका बैटरी है। सी, बैटरी एक इंटेंशनल और डायरेक्ट एप्लीकेशन है ऑफ फोर्स। इट इज अ intentional and direct application of force on another person without any lawful justification. So use of force, चाहे वो कितना भी है, जैसा भी है, फिजिकल हर्ट जरूरी नहीं है, फिजिकल हर्ट नीड नॉट बी देयर। सो अगर हम देखें कि जो लीस्ट टचिंग मींस कि अगर आप एक टच ही कर रहे हो दूसरे को एंगल में, वो भी बैटरी है। बैटरी में सिर्फ आपको मैंने क्या बताया था, वो एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए, एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे वो इनडायरेक्ट ही है, देन आल्सो इट विल बी अ बैटरी। एक्चुअल कांटेक्ट के साथ होना चाहिए विद द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, जो कि एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, लेइंग होल्ड ऑफ अ पर्सन, ताकि उसको किसी काम के लिए आप रोक रहे हो। ठीक है, जैसे हमने चेयर का एग्जांपल लिया था, चेयर का एग्जांपल लिया था, कोई बैठने जा रहा है और आपने उसकी चेयर को पुल कर दिया। ठीक है, किसी के ऊपर पानी फेंक रहे हो, किसी का कॉलर पकड़ रहे हो, तो वहां पे किसी को मेडिकल एग्जामिन करवा रहे हो उसकी विल के अगेंस्ट, ये सारा क्या है, बैटरी है। सो ये जो फोर्स है दैट मे बी यूज कोई भी ऑब्जेक्ट से, जैसे स्टिक से, बुलेट से, किसी तरह भी आप ये यूज कर सकते हो, तो वो क्या है आपका बैटरी। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन assault and battery?
असॉल्ट में क्या है आपका कि जो एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए, एक्चुअल सॉरी, असॉल्ट में एक्चुअल कांटेक्ट है वो जरूरी नहीं है। एक्चुअल कांटेक्ट और इन्फ्लिक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट नेसेसरी, लेकिन बैटरी में एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जो जनरली क्या होता है आपका जो असॉल्ट है वो बैटरी से प्रोसीड कर रही है, शायद जैसे कि उन्होंने क्लेंच फिस्ट दिखाई है, ये असॉल्ट है। लेकिन अगर उसको एक्चुअल स्ट्राइक करोगे दैट विल अमाउंट टू बैटरी। ठीक है, किसी के ऊपर जैसे मैंने अभी बताया था आपको पानी फेंक रहे हो, ये क्या हो जाएगा, पानी फेंकने जा रहे हो वो असॉल्ट हो गया। लेकिन जैसे ही पानी फेंक दिया वो क्या हो गया, बैटरी हो गया। इज इट क्लियर? पानी भी आपने उठाया है, एक कप में पानी लिया और किसी के ऊपर फेंकने जा रहे हो, जैसे कप में पानी लिया फेंकने जा रहे हो, भी फेंका नहीं है तो वो असॉल्ट है, जैसे ही फेंक दिया वो क्या हो गया, बैटरी हो गया। सो अगर जैसे ही पर्सन चेयर पे बैठने जा रहा है, चेयर आपने फोल्ड कर दी है, तो असॉल्ट कब तक होगा, जब तक वो जो वो प्रोसेस चल रहा है कि जब तक वो नीचे नहीं गिर गए हैं। बट जैसे ही उनको नीचे गिर गए हैं, उनकी बॉडी फ्लोर से टच हो गई है, ये क्या होगा, बैटरी होगा। इज इट क्लियर? सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बैटरी शुड इंक्लूड असॉल्ट। ये जरूरी नहीं है कि हर एक बैटरी में असॉल्ट होगा ही होगा। इज इट क्लियर? अगर अब कोई पर्सन ब्लो दे रहा है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द पर्सन जिसको हिट किया आपने, वो क्या है, बैटरी है, यहाँ पे असॉल्ट नहीं था पहले। अदरवाइज जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं उसमें पहले क्या था, असॉल्ट था, बैटरी ने, बैटरी बाद में हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी जो एग्जांपल दिया है कि किसी को आप पुश कर रहे हो उसके नॉलेज के बिना, तो वहां पे क्या है, सीधा वो बैटरी है विदाउट बीइंग प्रीसीडेड बाय एन असॉल्ट। क्लियर? सो अब ये क्या है कि सिविल एक्शन, यहाँ पे हमने सिविल केस के बारे में पढ़ा है कि सिविल एक्शन क्या होगा, असॉल्ट और बैटरी का। इवन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी ये होता है। असॉल्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये 351 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, और बैटरी ये कहाँ पे डिफाइन है, 350 ऑफ आईपीसी में। नाउ नेक्स्ट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है, इट रेफर्स टू रिस्ट्रेनिंग द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की मूवमेंट को रोक लगा रहे हो, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए ही लगा रहे हो, शॉर्ट इंटरवल के लिए ही लगा रहे हो, और उसके मूवमेंट पे आप जो रोक लगा रहे हो विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, दैट इज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। इज इट क्लियर? फॉर इस रॉन्ग के लिए, इस रॉन्ग के लिए, ये जो रॉन्ग आप कर रहे हो, टू बी प्रूवन इम्प्रीजनमेंट इन ओरिजिनल सेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। इस रॉन्ग के लिए प्रूवन इम्प्रीजनमेंट की जो आपको इम्प्रीजनमेंट पे रखा गया था उस पे वो प्रूव करना जरूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, पर्सन अपनी पर्सनल लिबर्टी को पे डिप्राइव है, और तो उस जिसने डिप्राइव किया ही विल बी लायबल फॉर दी फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्लियर? चाहे आपको उसने 4 वॉल्स में रखा है, विद इन 4 वॉल्स में रखा है, या उसने आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाने से मना किया है, इज इट क्लियर? तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लायक है। तो देयर शुड बी अ फॉर द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए ऑन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन, एंड देयर शुड नॉट बी एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर इट। इज इट क्लियर? सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देखिए क्या है, it consists in the imposition of a total restraint for some period, चाहे वो कितना भी short है, upon the liberty of another without sufficient lawful justification। clear? So हर एक जितना जो भी strain आप लगा रहे हो on the liberty of one person by another is a law and important, और अगर impose किया है without lawful cause constitutes a false imprisonment which is both a criminal offense and an actionable। सो दिस वाज योर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो ये मैंने आपको जब ये करवा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि ये 2 तरह की है आपके जो ट्रेसपास है, एक तो ट्रेसपास टू द पर्सन। तो ये जो तीनों हैं आपके, बैटरी, असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये आपके किसमें कवर होते हैं, ट्रेसपास टू द पर्सन। अब दूसरा आता है ट्रेसपास टू द प्रॉपर्टी, और यू कैन से ट्रेसपास टू द लैंड। अब ट्रेसपास टू लैंड क्या है, जिसमें आप प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहे हो,
रॉन्गफुल इंटरफेरेंस कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, ये चाहे डायरेक्ट, ये जो है ट्रेसपास टू लैंड विद डायरेक्ट और फिजिकल होना चाहिए। इट इज ट्रेसपास टू लैंड, ये राइट है किसी की ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी rather than the ownership of property. सपोज किसी पर्सन के पास एक्चुअल पोजेशन है प्रॉपर्टी की, he can have a claim against the owner of that property for the trespass to land. Is it clear? सपोज आपने घर रेंट पे लिया हुआ है, अब रेंट पे आपने लिया, यू आर नॉट दी ओनर, आपके पास लेकिन घर की पोजेशन है। अब इवन वहां पे जो ओनर है उस घर का अनलॉफुल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वो आपके घर में नहीं घुस सकता अनलॉफुल। इज इट क्लियर? तो किसी के पास फॉर एग्जांपल और ले लो कि किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन है बाय वे ऑफ लीज, जो कि वॉइड थी। किसी के पास प्रॉपर्टी की पोजेशन है बाय वे ऑफ लीज जो कि वॉइड है, लेकिन उसके बाद भी इवन आफ्टर दैट वो वॉइड है, फिर भी ही वाज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द पर्सन फॉर द ट्रेस। ठीक है, जो अनलॉफुल उसके प्रॉपर्टी में घुसा था उसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता। Is it clear? So this was the topic of the trespass. Are you clear with the trespass? Any doubt, guys? Any doubt? Thoughts में कोई भी doubt हो, you can ask me, guys. तो हमने क्या डिस्कस किया था? टॉट क्या है? टॉट सिविल रॉन्ग है। ये वर्ड कहाँ से आया था? फ्रेंच वर्ड से आया था, टॉट से। और ये डेराइव कहाँ से हुआ? लेटिन टर्म टॉटम, जिसका मतलब क्या? ट्विस्ट। देन वी हैव डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉट क्या है। ठीक है, एक्ट और ओमिशन है, लीगल डैमेज है, और उसकी लीगल रेमेडी होनी चाहिए। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू मैक्सिम। सो मैक्सिम क्या थी? इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया। Injuria sine damnum means injury without legal damage. Damage without damnum sine injuria means damage without legal injury. फिर हमने किया था कि जो tort है ये एक redressable action है for unliquidated damages. Unliquidated damages means कि where your damages are not pre-estimated. Is it clear? वहाँ पे आपके damages pre-estimated नहीं है. Then we have discussed the difference between tort and time, tort and contract. तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस भी डिस्कस किए थे। देन वी हैव डिस्कस कि अगर एनी डिफेंसेस आर अवेलेबल अगेंस्ट द टॉर्चरस लायबिलिटी, यस डिफेंसेस है अवेलेबल, और वो कौन से डिफेंसेस है? ये 8 डिफेंसेस जो हमने स्टडी किए थे। तो आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी, ये जो जितना मैंने आपको कोचिंग करवाया है ये क्लैट लॉ एंट्रेंस के लिए करवाया है, तो उतना आपके लिए लिमिटेड है। प्लीज टू स्टडी दिस। इज इट क्लियर? तो ये आप सारा पढ़ लेना कि डिफेंसेस क्या है, टॉर्ट क्या होता है, ये सिविल रॉन्ग है, उसके एसेंशियल्स क्या है, मैक्सिम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों आपकी। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मीनिंग क्या है कि वेयर वन इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द अदर्स। जनरली क्या है कि पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट्स, बट द वाइकेरियस लायबिलिटी इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। हियर इन द वाइकेरियस लायबिलिटी पर्सन इज लायबल फॉर द पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वाइकेरियस लायबिलिटी इंक्लूडिंग आपका स्टेट का भी किया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूसेंस, हमने डिस्कस किया था न्यूसेंस क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, वो भी डिस्कस किया था। इज इट क्लियर? तो न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, और उसके बाद हमने ट्रेसपास डिस्कस किया है, डेफोमेशन डिस्कस किया था। व्हाट इज डेफोमेशन? लीबल है, स्लेंडर है, कि काइंड्स ऑफ, फिर एसेंशियल्स क्या है डेफोमेशन के। सो दिस वाज रिगार्डिंग द लॉ ऑफ torts. So clear, guys? Hope you are clear with your law of torts. If you have any doubt, you can ask. No doubt. Okay, guys, then. Thank you.